तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स मल्टीपल इज नेस्टेड इफ, आई थिंक ये सब तो क्लियर ही होगा। लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉन्सेप्ट था उसका जो डिस्कशन हम लोग किए और उसको रिजॉल्व किया। तो इसमें मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग करें और उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करें। और उसके अलावा अगर कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो फिर हम लोग कभी भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम लोग, क्योंकि हम लोग का मेन जो इस क्लास में डेटा स्ट्रक्चर खत्म करना है, इसलिए हम लोग इसको जो सी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ के मेन चीज में हम लोग को आना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, है ना। तो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज लूप? लूप क्या होता है इन जनरल लैंग्वेज? एनीबॉडी? लूप, व्हाट इज लूप? लूप इज a repetition of task। कभी कभी हम लोग को प्रोग्रामिंग में, अभी तो हम लोग सिक्वेंसली प्रोग्राम देखें या फिर कंडीशन देखें। अगर कोई प्रोग्राम या तो सीक्वेंस में चलेगा, अगर कंडीशन है बेस्ड ऑन कंडीशन फिर वो स्टेटमेंट रन करेगा। तो कंडीशन के बाद हम लोग देखते हैं रिपीटेशन ऑफ टास्क। जैसे मान लो कि एक हेलो वर्ल्ड है, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को हमको प्रिंट करना है 5 टाइम्स। तो मेरे को मान लो कि अभी लूपिंग कंसेप्ट नहीं पता है, रिपीटेशन ऑफ टास्क नहीं पता है, तो 5 टाइम्स प्रिंट ऑफ, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, फिर प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड करके लिखेंगे। ठीक है, यहां तक तो चल जाएगा। 10 टाइम्स भी चल जाएगा, 20 टाइम्स भी थोड़ा मेहनत करने चल जाएगा। अगर हम बोलेंगे 5000 टाइम्स लिखो या 100 टाइम्स लिखो, 2000, तो कितना बार करेंगे? तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का टास्क को अगर हमको रिपीट करना कहीं किसी लॉजिक में या प्रोग्रामिंग में, ऐसा कोई, प्लीज वेट फॉर द 2 मिनट्स। तो रिपीटेशन ऑफ टास्क, अगर हमको प्रोग्रामिंग के मीडियम से अगर हमको रिपीटेशन, कोई भी टास्क को रिपीटेशन ऑफ टास्क अगर कराना है तो हम लूपिंग स्टेटमेंट इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो हम शेयर करते हैं सीट, फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो उसके लिए क्या है लूप। तो लूप कितने तरह का होता है? लूप 3 तरह का होता है। 3। ओके, कौन कौन सा? For, while, do while। फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो एवरी लूप के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि हम जो बोलेंगे कि एक क्लास है या फिर अपने घर का 5 चक्कर लगाओ, या फिर एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड का 5 चक्कर लगाओ, तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कहीं से भी रैंडमली मान लो स्टार्ट कर दिया तो फिर वहीं पे आकर के हम बंद करेंगे, तब स्टार्टिंग पॉइंट मतलब मान लिया। तो उसका क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी लूप का। ये इन जनरल भी हम करते हैं, है ना। और मानो 5 टाइम्स मेरे को करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 टाइम एक बार हम आए, एक बार आके रुके, फिर वहां पे दूसरे के लिए हमको इंक्रीमेंट का याद दिलाना पड़ेगा, अरे दूसरा बार भी जाना, इंक्रीमेंट किया, फिर तीसरा बार इंक्रीमेंट किया, चौथा बार इंक्रीमेंट, 5वां बार इंक्रीमेंट किया। अब मान लो अगर हम भूल गए कि 5 बार नहीं करना था, मेरे को इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिला कि 5 बार करना, 10 बार करना, तो हम क्या किए, तो हम इनफाइनाइट लूप में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। चलो ठीक है, हम लोग तो ह्यूमन काइंड है, हम लोग के पास में दिमाग है,
तो हम लोग को तो समझ में आ जाएगा कि भाई इतना बार नहीं, जितना बार में अपने आप रुक गए या नहीं किए। लेकिन मशीन के पास तो ऐसा नहीं है। जो जो कंप्यूटर सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है, उसके लिए तो हम जितना इंस्ट्रक्शन देंगे उतना ही काम करेगा। तो यही लूप में क्या तीन चीज की आवश्यकता होती है, कोई भी लूप तीन में से कोई भी चीज मिस करेगा तो वो क्या होगा, इन्फानाइट लूप में चल जाएगा। पहला क्या, इनिशियलाइजेशन, कोई भी एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए जहां से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। और उसके बाद इंक्रीमेंट। तीन में से अगर कुछ भी अगर होता है, ठीक है ना, तो लूप ही इन्फानाइट लूप में जाने का चांसेस रहता है। तो हम लोग को जब भी कोई लूप अगर हम लोग डिजाइन करें या फिर प्रोग्रामिंग में ऐसा, तो तीन चीज हमेशा माइंड में रखना है। इनिशियलाइजेशन, उसके बाद दूसरा क्या होगा, कंडीशन। कंडीशन को हम लोग पढ़ लिए, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब जैसे मान लो कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े, कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जांपल क्या था, इफ, इफ एल्स, है ना, मल्टीपल इफ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लूपिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि क्यों जरूरत पड़ा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं इफ, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, int n इक्वल टू 2। अभी हम सिंटेक्स में ज्यादा ध्यान नहीं देते, 10। अभी यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो 2 इज लेस देन 10। हेलो प्रिंट करिए, हेलो प्रिंट किया यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पर 12 लेते हैं, तो क्या हेलो प्रिंट करेगा, नहीं। नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इफ की जगह सिंपली वही लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। अब इसका आउटपुट क्या होगा, सर ये एग्जीक्यूट करेंगे क्या? एग्जीक्यूट करें, लेकिन इसमें क्या कि देखो हमें इसको हम लूप बना दिए, तो लूप में पहले इनिशियलाइजेशन दिए, कंडीशन दिए, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को नहीं ले क्या हो इसमें। जाएगा, क्या होगा, 2 इज लेस देन 10 ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया तो ये फिर कंटिन्यूअस लूप में चलते रहेगा, इंफाइनाइट लूप में चला जाएगा। फिर हम यहाँ क्या देंगे, एंड अब ये कंप्लीट हुआ, यस सर। ठीक है। अब ये कंप्लीट लूप हुआ, है ना, इसमें तीनों कंडीशन मीट किया ना, कोई भी एक हम छोड़ देते हैं, सपोज इसको छोड़ दिया मैंने, इनिशियलाइज हम किए नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा मेरे को, बाई डिफॉल्ट मान लो इसको ही छोड़ दिए, एन को इनिशियलाइज नहीं किया, 1 0 कुछ नहीं किया, जस्ट फॉर इनिशियलाइज की, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं दिए, असाइन नहीं किया। बाई डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू एन के पास है, तो उसके हिसाब से फिर वो आगे काम नहीं करेगा, गार्बेज वैल्यू से फिर उसको ये करेगा। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये ऑलवेज 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं लूंगा,
अच्छा एक चीज यार, अभी ये क्या एरर देगा या क्या होगा, अभी हम लिखेंगे ये एरर है या फिर क्या प्रिंट करेगा नहीं। ये एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि सी में जो है आइदर जीरो, या जीरो मतलब फॉल्स और वन मतलब ट्रू। तो सी कंपाइलर क्या है कि जीरो से ऊपर जितना भी नंबर अगर यहाँ पे कंडीशन में डालेंगे तो उसको ट्रू मान के चलता है। सपोज यहाँ पे हम 305 भी अगर डाल दिए तो ये कंडीशन ट्रू, दैट इज ट्रू। केवल अगर हम यहाँ पे जीरो डालेंगे तभी फॉल्स होगा। फॉल्स। अगर यहाँ पर -7 डालें ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। इट इज ऑल्सो ट्रू, मतलब केवल जीरो नहीं होना चाहिए, अदर देन जीरो इज ट्रू। ठीक है ना। सी कंपाइलर अगर जीरो अगर नहीं मिला उसको, अगर जीरो किसी तरह से भी मिला ठीक है, अगर नहीं मिला तो वो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझ लेना है। तो हम लोग अब, ठीक है, हम लोग अब डिफरेंस समझ गए, कंडीशनल, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट, दोनों का दरकार क्यों पड़ा। लूप रिपीटेशन और टास्क के लिए, कंडीशन कंडीशन बेस्ड मतलब सीक्वेंस कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट को रन कराने, एग्जीक्यूट कराने के लिए। उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग देखें, जैसे मान लो कि हम लोग इवन आउट का प्रोग्रामिंग देखें तो या इधर वो इवन होगा, लीप ईयर का प्रोग्रामिंग देखें तो अगर कंडीशन अगर ये होगा तो लीप ईयर, अगर इसमें आज अब इसमें लूपिंग में हम लोग क्या देखेंगे, सीरीज ऑफ, जैसे सीरीज में प्रिंट करना, 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना, सपोज 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना। मान लो हमारे पास लूपिंग कॉन्सेप्ट जिस समय नहीं था, 1 से लेकर 10 तो मैं प्रिंट ऑफ 1, प्रिंट ऑफ 2, प्रिंट ऑफ 3 इस टाइप का लूपिंग है, तो एक बार में हो गया। इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग कैसे देखेंगे लूपिंग का रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे हम लोग घर बनता है तो प्लम्बर क्या करता है, वाल वाल उठाता है ना, वाल एक एक ईंट करके, तो बेस में क्या हुआ, एक ईंट दिया, एक ईंट की है, उसके बाद वाले जो टास्क है तो रिपीटेशन में टास्क है ना, वाल जो उठा रहा प्लम्बर, एक ईंट अगर जोड़ दिया एकदम नीचे वाले, उसके बाद वाले में सेम टास्क है, रिपीटेशन है ना। तो कितना तक जाएगा वहां पे, इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन मान लो दे दिया 10 फीट तक, 11 फीट तक, और उसके बाद एक एक करके इंक्रीमेंट किया है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग इस टाइप से इसको देख सकते हैं। तो वहां पे क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट, अगर उसके पास कुछ ऐसा मशीन रहता, कुछ रहता, तो वहां पे वो उसको सेकंड में उसका वाल उड़ जाता है, ऐसा होता भी है, मशीन करता भी है काम। ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है लूपिंग, ठीक है, ये इस टाइप का जो जहां पर भी मशीन देखते होगे, जहां पर भी इस टाइप का जो लूपिंग स्टेटमेंट काम करता है उसके हिसाब से काम होता है। तो अगर लूपिंग मेरे पास नहीं होता तो रिपीटेशन और टास्क कराना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत लंबा लंबा कोड लिखना पड़ता है। तो आई थिंक कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट का डिफरेंस क्लियर हो गया। आई थिंक ऑल आर जॉइंट ना। यस सर। तो अब यहाँ पे जब हम डिफिनेशन की ओर आते हैं, इन सी प्रोग्रामिंग देयर इज ऑफन ए नीड फॉर रिपीटिंग द सेम पार्ट ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिंट ए टेक्स्ट 3 टाइम वी हैव टू यूज printf 3 टाइम्स। जो समझा दी हुई चीज यहाँ पे बोल रहा है ना, जैसे इसको मान लो करना है तो 3 टाइम फिर इसको प्रिंट। बट इफ वी से टू राइट 20 टाइम्स, it takes some time to write a statement. Now using 100 to 1000 times, तब क्या करेंगे हम, वहां पे लूप स्टार्ट करेंगे। तो लूप 3 तरह का होता है, ये भी फॉर लूप, जस्ट फॉर लूप को डिटेल में हम समझेंगे कैसे काम करता है। तो अब मान लो कि इसी चीज को हम लोग कैसे दिखा दें, यहाँ पे वाइल में दिखाएं या फिर फॉर लूप। फॉर लूप का एक एडवांटेज है कि हम यहाँ पे तीनों कंडीशन एक साथ लिख सकते हैं।
लेकिन वाइल लूप में क्या है कि अलग अलग टाइप से जो कंडीशन लूप का कंडीशन है अलग अलग टाइप से देंगे. What is loop in C? Loop in C programming are used to repeat a block of code until the specified condition is met. It allows programmer to execute a statement or group statement multiple times without writing the code again and again. Clear? Types of loops in C. अब देखते हैं. Loop को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो पहला एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल. तो फॉर एंड व्हाइल, ठीक है. फॉर एंड व्हाइल में जो कंडीशन जो है वो एंट्री नहीं होता है. कंडीशन चेक हम लोग स्टार्टिंग में चेक करते हैं, तब जाके हम लोग बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन डू व्हाइल में क्या हुआ, एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट हम लोग बॉडी में, उसके बाद लास्ट में कंडीशन चेक होता है ना. ठीक है. एटलीस्ट एक बार उसका जो स्टेटमेंट है, बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट करेगा, लास्ट में कंडीशन चेक होगा. तो इसका एग्जांपल एक बना के हम लोग देख लेंगे तो समझ में आएगा. फॉर लूप में देखो, फॉर लूप का क्या है, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, अपडेशन. अब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन. अब इनिशियलाइजेशन है वो जरूरी नहीं है कि हमको यहीं पे लिखना है. थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर नहीं लिखना इनिशियलाइजेशन, तो इस चीज को ब्लैंक छोड़ के सेमीकोलन लिख देना पड़ेगा. अगर इनिशियलाइज को ऊपर भी कर सकते हैं व्हाइल की तरह, ठीक है ना. लेकिन और इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन को एटलीस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा. तो कंडीशन में और कोई चांस नहीं है. इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दो चीज हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन को एटलीस्ट यहाँ देना पड़ेगा. अगर तीनों को ब्लैंक छोड़ दिए तो ये क्या हुआ, रिपीटेशन ऑफ लूप में चला जाएगा. जैसे कि हम लोग देखा, फॉर लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है. इसका एंट्री में ही हम लोग इसमें कंडीशन चेक कर लेते हैं. इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. इनिशियलाइजेशन पहला, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट एंड अपडेशन. अपडेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो यूनिटरी ऑपरेटर है उसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्कस किए. वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आने वाला लूप, बहुत ही ज्यादा. Various parts of the loop are initialization, initialize the variable to some initial value, है ना. इनिशियल वैल्यू होना चाहिए. टेस्ट कंडीशन होना चाहिए, है ना. तो कौन सा कंडीशन पे, बेस्ड ऑन किस कंडीशन पे लूप काम करेगा, किस टाइप का कंडीशन भी है. अपडेट मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होना चाहिए. और उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप, मैंने लॉजिक जो हम लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ द लूप में, उसके बाद इनसाइड द ब्रेसेस हम लोग लिखेंगे. ये चार चीज हमको मस्ट तरीके से इसमें होना चाहिए. कोई नहीं. बस फॉर एग्जाम्पल, अब 1 से लेकर 5 तक मान लो मेरे को प्रिंट करना है. तो पहला इसको ऐसे भी लिख सकता है, बाद में फिर अगर हम ये भी कर सकते हैं, इस हिसाब से भी प्रिंट हुआ. मान लो यहाँ पे 0, पहले 0, 0 + 1 1 प्रिंट कर दिया. और उसके बाद ये ऐसे काम करता है. कैसे काम करेगा देखो, यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन काम किया, फिर कंडीशन काम किया. दूसरा, इसको अगर हम 1 नंबर बोलेंगे, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, and this is step 3. टू के बाद फिर कहां पे आ जाएगा, स्टेप 3 में. एंड दिस इज स्टेप 4. ठीक है. वही चीज यहां पे देखते हैं. पहला इनिशियलाइज किया 0, 0 इज लेस देन 5. उसके बाद सीधा यहां आ गया. इसके बाद फिर यहां आया, इसको प्रिंट कर दिया. इसके बाद फिर यहां पे आया, यहां से फिर यहां आ गया, है ना. अब कितना हो गया, आई का वैल्यू 0 था, 1 हो गया, 1 हो गया. फिर इसके बाद फिर जाएगा, इसके बाद फिर ये. अब ये दोनों में एक इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा. अब ये, फिर ये, फिर ये,
फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये अब यहीं पे घूमते रहेंगे। इनिशियलाइजेशन एक बार हो गया, अब यहीं पे घूमते रहेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इससे अच्छा समझ में आ जाएगा। पहला स्टार्ट किया एक टाइम, वन टाइम स्टार्ट किया, अब देखो, है ना। फिर कंडीशन चेक किए, वही चीज, अगर कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट में गया, स्टेटमेंट के बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हुए ये लूप चलते रहेगा। तब तक चलते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। अब ये फॉल्स हुआ तो सीधा एंड ऑफ प्रोग्राम में चला जाएगा या नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। whether this flow chart is clear, any confusion on this? नो सर। Okay. तो सीक्वेंस समझ में आ गया ना, सीक्वेंस समझ में आना जरूरी है। अगर सीक्वेंस समझ में आ गया तो फिर कोई भी तो फिर प्रोग्राम वगैरह कोई भी टफ नहीं लगेगा, सारा प्रोग्राम हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग सीक्वेंस में ही गड़बड़ाते हैं, पहला सीक्वेंस करके फिर दूसरा, दूसरा से फिर हम लोग तीसरा करने लगते हैं, फिर हम लोग आते हैं बॉडी ऑफ द लूप में, फिर ओवर करते ऐसे। सीक्वेंस अगर याद है तो फिर ऑटोमेटिक होगा काम। अब इसी तरह से वाइल लूप देख लेते हैं। वाइल लूप इज आल्सो एंट्री कंट्रोल लूप। यहाँ पे भी हम लोग एंट्री में ही हम लोग उसको टेस्ट कंडीशन करेंगे। इन विच द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एंटरिंग द बॉडी। वाइल का सिंटेक्स देख लेते हैं, वाइल कंडीशन बॉडी ऑफ द लूप। क्लियर? Only the condition is a part of while loop syntax. We have to initialize, update loop variable manually. केवल कंडीशन यहाँ लिखना है, बाकी सब जो इनिशियलाइजेशन वगैरह को हम लोग मैनुअली कहीं पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप एक्सपोर्ट किया, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। तीनों अलग अलग जगह में होंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से, अपना सुविधा के हिसाब से हम कर लिए। अब लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाहते, क्या नहीं करना चाहते। तो वही चीज यहाँ पे भी ऐसे करके प्रिंट हुआ, जो फॉर लूप में प्रिंट हुआ था। अब व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट किए, कंडीशन चेक किया, फिर स्टेटमेंट में गया, अगर ट्रू हुआ तो फिर यहाँ तक हो गया पहला। अब इनिशियलाइजेशन तो उसके ऊपर करना ही पड़ेगा, तभी जाके कंडीशन चेक होगा। Do while loop is an exit control loop, which means that condition is checked after executing the loop body. Due to this, the loop body will execute at least once, irrespective of test condition. ठीक है। डू वाइल, हम लोग डू वाइल में है। डू वाइल में क्या है, डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या है, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे ये डू वाइल है। डू वाइल में एटलीस्ट एक बार जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम है, वो रन करेगा। पहले स्टेटमेंट बॉडी चेक करेगा, बॉडी द प्रोग्राम चेक करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा लास्ट में, और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तब जाके सेकंड टाइम में फिर स्टेटमेंट में। एटलीस्ट दोनों में क्या अंतर है, अगर हम बोलेंगे कि व्हाइल लूप एंड डू लूप में क्या डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डू लूप एंड व्हाइल लूप। वाइल में कंडीशन में पहले चेक होता है, स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होता है। और डू वाइल में स्टेटमेंट वन टाइम रन कर जाता है, लास्ट में कंडीशन चेक होता है। और इसमें क्या है ना कि वाइल जो लास्ट में जब वाइल का जो कंडीशन जब लिखते हैं तो वहां पे एक सेमीकोलन जरूरी है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, दिखाएंगे प्रोग्राम में, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट लूप कैसे हो जाएगा। इनफाइनाइट लूप इज एक्सक्यूटेड व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन नेवर बिकम फॉल्स एंड द बॉडी ऑफ द लूप इज एक्सिक्यूटेड रिपीटेडली। ए प्रोग्राम इज स्ट्रक इन इनफाइनाइट लूप व्हेन द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। यहाँ पे कंडीशन क्या हो, ऑलवेज ट्रू हो गया, कोई भी कंडीशन नहीं, ऑलवेज ट्रू हो गया, बस इनफाइनाइट लूप में चला जाए। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ऑलवेज कंडीशन ऑलवेज ट्रू। अब यहाँ पे जैसे हम इसको कर दिया वाइल वन, चलते रहेगा। डू वाइल,
डू वाइल का एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये क्या हुआ कि 2 से लेके 1 से लेके 10 बार, जितना बार भी हम यहाँ पे देंगे, है ना, उतना बार हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक है, कंडीशन चेक करने के बाद यहाँ पे आया तब जाके हुआ। अब इसी को हम देखते हैं, तो इसका आउटपुट क्या हुआ। अब यहाँ पे मान लो 11 देते हैं, है ना, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अब हम दूसरा करते हैं, डू। यहाँ पे सेमीकोलन जरूरी है। ठीक है, ये बोलने का मतलब था। अब यहाँ पे मान लो n इक्वल टू 11 है, n इक्वल टू, पहले चेक नहीं किया तो एटलीस्ट एक बार क्या हुआ, हेलो प्रिंट कर दिया। एटलीस्ट एक बार हेलो प्रिंट कर दिया। अब n का वैल्यू इंक्रीमेंट किया, है ना, n का वैल्यू इंक्रीमेंट किया, n का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। 12 इज लेस देन 10, नो, फॉल्स हो गया, निकल गया। तो एटलीस्ट एक बार यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन यही पर यहाँ पे वाइल रहता, वाइल में सेम कंडीशन रहती। इस वाइल को उठा के हम यहाँ लाएंगे। अभी यहाँ क्या हेलो प्रिंट होता, अब कितना बार हो जाएगा, हेलो प्रिंट होगा, नहीं होगा। तो एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा ये स्टेटमेंट, वाइल का जो स्टेटमेंट है, बॉडी ऑफ द लूप, एटलीस्ट वन टाइम करेगा। उसके बाद जो कंडीशन मीट करेगा तब आगे बढ़ेगा। क्लियर, डू एंड वाइल क्लियर। इसका प्रोग्राम बना के देख लेना तो आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स, है ना, तो इवन नंबर का प्रोग्राम अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। इवन नंबर क्या होता है, इसे कंप्लीटली डिविजिबल हो और रिमेंबर 0 तो यहाँ पे इवन नंबर का सीरीज प्रिंट करने के लिए बोल रहा है ना। तो पहला क्या हुआ, आई इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 10, है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे पहले 0 प्रिंट हो गया, एक रिमाइंड दे दिया। तो इंक्रीमेंट के लिए 0+2, यहाँ पे इंक्रीमेंट किस हिसाब से देना है, इस प्रोग्राम का मतलब है कि इंक्रीमेंट जरूरी नहीं है कि हम 1 से इंक्रीमेंट करें।
ये इंक्रीमेंट हम जितना से भी कर सकते हैं, केवल एक इंक्रीमेंट के लिए हमारे पास यूनियरी इंक्रीमेंट ऑफ एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये जो है प्लस प्लस, दिस इज यूज फॉर ओनली वन इंक्रीमेंट। इसको अगर हम वन इंक्रीमेंट करते हैं किसी भी ऑपरेंड का, ए इक्वल टू ए प्लस वन, अगर वन टाइम इंक्रीमेंट करना तभी जाके ये यूनियरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूटिलाइज होगा। अब हम बोलेंगे कि अगर दो इंक्रीमेंट करना है तो इसको 4 लगा देते हैं, अगर 2 करना है तो इसको 4 इसको कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा केस में क्या करना पड़ेगा, अगर 2 इंक्रीमेंट करना है तो इक्वल टू ए प्लस 2, केवल एक बार के लिए हमको वो फैसिलिटी मिला है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी नंबर दो उसमें दो इंक्रीमेंट करते हैं, 2 हुआ, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो तो 2 जोड़ते जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर मिल गया, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे इसका, अब इस तरह जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रिंट ऑड नंबर, ऑड नंबर में यहाँ पे लॉजिक चेंज कर दिए, या 1 से स्टार्ट किए 1 + 2। ठीक है, अब उसी हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट किए थे वहां इसके हिसाब से, तो लॉजिक बेस्ड ऑन लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक अगर इवन नंबर का सीरीज, ऑड नंबर का सीरीज प्रिंट करना है, इवन नंबर का सीरीज प्रिंट करना, तो फिर उसके हिसाब से लॉजिक अपना कैसे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से लॉजिक लगा, लॉजिक के हिसाब से काम होगा। अब सम ऑफ नंबर, अब मान लो 1 से लेकर 5 तक है, उसका सम निकालना है। ठीक है ना, उसका सम निकालना है, तो उसका क्या प्रोग्राम होगा, तो पहले हमको सम में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 से फिर हम उसको ऐड करते ही जाना है। एक आई लिया, आई इक्वल टू 1, अब आई मान लो यहाँ पे आई का डेटा टाइप यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो आई की वैल्यू 1, उसके बाद कंडीशन देनी है, तो सम का वैल्यू 0 + 1 1, सम में क्या मिल गया 1, उसके बाद इंक्रीमेंट किए, आई का वैल्यू 2 इज लेस देन 5, फिर कितना था यहाँ, सम का वैल्यू 1 था, है ना, तो 2 प्लस कितना 1, तो उसके हिसाब से 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, इसके हिसाब से ये ऐड होकर के लास्ट में फिर सम में जितना वैल्यू आएगा फिर उसको यहाँ पे जब लूप से निकलेगा ये, उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। क्लियर है, अब यहाँ पे सिंटेक्स में तुमको ये ब्रेसेस देना जरूरी है, लेकिन फॉर में क्या था, एक स्टेटमेंट के लिए ब्रेसेस देना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें स्टेटमेंट के साथ वो देना जरूरी है, ये तो काम हो जाएगा। अब इस तरह से ये है ना, काउंटडाउन नंबर अगर मान लो कि 5 से अगर उसका ये में करना है, डिसेंडिंग सीरीज में करना है, तो ये हो गया। तो लॉजिक बेस्ड ऑन लॉजिक डिसेंडिंग में करना है तो इनिशियलाइज 5 से करेंगे, इनिशियलाइज हम जरूरी नहीं कि 0 से या 1 से 2 से, ये मेरा लॉजिक के हिसाब से इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कुछ भी दे सकते हैं कहीं पे, जैसा मेरा लॉजिक हो उस हिसाब से हमको काम करना है। अब नेस्टेड लूप, नेस्टेड क्या होता है, लूप के अंदर लूप, तो नेस्टेड लूप जनरली हम लोग फॉर लूप के साथ में कोई भी अगर इस टाइप का प्रोग्रामिंग आता है तो फॉर के साथ करते हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप के साथ में नेस्टेड नहीं करते हैं, क्योंकि नेस्टेड करना मतलब कि फॉर लूप हमें क्या सुविधा प्रदान करता है कि एक ही साथ में सारा इसका तीनों इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन तीनों एक साथ हो जाता है, इसलिए नेस्टेड लूप मेरे लिए सुविधाजनक है फॉर लूप के साथ में करना। अगर नेस्टेड लूप का कुछ भी प्रोग्राम आता है हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे फॉर के साथ में। तो नेस्टेड लूप मीन्स प्लेसिंग वन लूप इनसाइड अनदर लूप, द इनर लूप रन्स फुल्ली ऑफ ईच आइटरेशन ऑफ आउटर लूप। ठीक है, तो इनर लूप क्या होगा, एक आउटर लूप के इनर लूप अपना पूरा सर्कल को पूरा करेंगे, एक वैल्यू के लिए, उसका एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलेगा, फिर उसका दूसरा वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलेगा, फिर उसका तीसरा वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलेगा, तो हर एक आउटर लूप के लिए इनर वैल्यू पूरा चलेगा। तो एक प्रोग्राम से इसको देख लेते हैं हम लोग। ये क्या प्रोग्राम है, पहला ये इसको बोलेंगे हम लोग आउटर लूप, ये एक लूप लगाए,
आई का वैल्यू 1, आई इज लेस देन 2, प्लस प्लस आई लिखो या आई प्लस प्लस। अगर सिंगल ही है, अगर इसको असाइन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते, दोनों केस में आई के साथ एक ही इंक्रीमेंट करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे पहला अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुआ तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हुआ, आउटर लूप में पहला क्या ये, तो पहला प्रिंट किया 1, 1 के बाद फिर अभी ये आउटर लूप में है, अब इनर लूप में एंटर किया। अब इनर लूप क्या हुआ, 3 बार, है ना। तो इसका एक वैल्यू के लिए ये 3 बार चलेगी, एक वैल्यू के लिए कितना बार चला, 3 बार। तो अभी ये 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये पूरा कर लिया अपना एग्जीक्यूशन, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पहुंचेगा। यहाँ के बाद क्या पहुंचा, इसको पूरा करके, इसको पूरा कर दिया, यहाँ पहुंचा, इसके बाद ये यहाँ पहुंचा। इसके बाद फिर इसको चेक किया, फिर यहाँ पे इसको जो भी प्रिंट करना था, फिर यहाँ पे, अब इसका आई का वैल्यू कितना होगा, 2। अब 2 को लेकर कितना बार चलेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, क्लियर। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे कितना हो गया, आई का वैल्यू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो 2 बार चेंज हुआ आई का वैल्यू। अब यहाँ पे सॉरी, लास्ट में आई का वैल्यू 2 तो हो गया था, यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू, अब इससे बाहर निकल गया, इस लूप से, इस लूप से बाहर निकल गया, प्रोग्राम से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे 10 से इंक्रीमेंट करके उसका 10 से लेकर 100 तक का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अब प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, बस वो तो वही प्रोग्राम है, इसमें कुछ नहीं है। प्रिंट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, ये वाला प्रोग्राम हम चाहेंगे, प्रिंट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। ये अभी अपना अपना कॉपी में इसको करिए, या फिर अगर लैपटॉप है तो करके मेरे को इसको तुरंत में सेंड करिए, 5 मिनट्स का टाइम है। लॉजिक समझ में आया। यस सर। अपना अपना लैपटॉप में या पेपर में जैसे करके अगर फोटो खींच के मैडम को भेजिए। जिसका जिसका होते हुए अगर भेजते जाइए मैडम को, चेक करते जाते हैं।
because time is over. Till the time only RC has done this, and that is absolutely right. तो हम लोग देखेंगे कि कैसे किया है यहाँ पे, है ना। तो स्क्वायर में क्या करना था, सपोज एक से लेकर 5 नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, इस हिसाब से प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेटेड, थोड़ा यूजर फ्रेंडली प्रिंट किए उस हिसाब से, लेकिन लेकिन बट द लॉजिक इज गुड फॉर द आस्किंग एंड एवरीवन। तो पहले क्या है, 1 1 का हमको स्क्वायर करना है, तो पहले हम यहाँ पे इस हिसाब से लिखे 1 1, उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये दे दिया, उसके बाद इस हिसाब से प्रिंट कर दिया। देखो रिपीटेशन किया, तो 2 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, बट लॉजिक वाज सेम। प्रीतम has also done this। प्रीतम ने थोड़ा सा फॉर्मेटेड हो गया, इसको किया, अच्छा है ना, इस तरह से प्रोग्राम करना है। तो हमको जो भी करना है यूजर फ्रेंडली वे में करना है, इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली हमको किसी चीज को बनाना कि कोई भी देखे तो उसको समझ में आए, ठीक है। अब जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके लिए हमको कहीं कोचिंग लेने की आवश्यकता पड़ता है? हम्म। एक इलिटरेट आदमी, जो कम पढ़ा लिखा आदमी, वो भी उसको समझ के काम कर लेता है अपना। तो मेरा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कोई भी उसको देख करके समझ जाए, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, यूजर को ज्यादा ट्रेनिंग देना नहीं पड़े। तो उस हिसाब से हमको लिखने का कोशिश करना चाहिए। आउटपुट जो हमारा कंसोल स्क्रीन में हमारा आउटपुट जो आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि कोई भी देख के समझ जाए, ठीक है। सीखने के लिए चलो ठीक है, किसी भी तरह कर दिए, लेकिन इनकेस इन जनरल वे में आउटपुट को हमको ऐसा लिखना चाहिए कि भाई कोई किसी को भी अगर दिखाए तो ये इसको समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रोग्राम किस चीज का है, क्या है, थोड़ा सा उसको अच्छा से सजा हो जाते हैं। सीखने के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से सम करना है, तो बस वहां पे यहाँ पे सम सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दिए, तो उसी का सम निकल गया। अब लॉजिक चेंज होते गया, बस सिंपली, बस यहाँ पे लॉजिक मल्टीप्लीकेशन टेबल है ना, मल्टीप्लीकेशन टेबल में क्या लॉजिक आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस वही लॉजिक लग गया, मल्टीप्लिकेशन में भी तो वही हो रहा है, उसके साथ में लग गया, लॉजिक चेंज कर दिया, हो गया। अब रिवर्स ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल प्रोग्राम किया किसी ने? फैक्टोरियल यस सर, क्यों? क्या होता है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फैक्टोरियल? जो नंबर गिवन रहेगा उसके हर बार 1 माइनस करते जाएंगे और रिजल्टिंग को उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हर बार 1 वन फैक्टोरियल मैंने क्या हुआ, जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 से फैक्टोरियल? लेके 5 तक सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 है ना, तो 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये देखो इस हिसाब से काम कर रहा है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और फैक्ट में स्टोर होते जा रहा है वो। जैसे पहला वाला क्या हुआ, 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, मल्टीप्लाई हो के फैक्ट में वैल्यू आते जा रहा है, फिर 4 के साथ 5, तो कितना हो गया 120। फाइनली फैक्ट इसका वैल्यू कितना हो गया 120, प्रिंट हो गया, क्लियर।
Please wait for the 2 minutes. तो फैक्टोरियल हो गया। अब अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लेकर के हम किसी भी चीज का फैक्टोरियल निकाल के दे दिए। अब मल्टीप्लीकेशन टेबल तो हो गया था, ये भी हो गया था। रिवर्स नंबर ये कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर को रिवर्स कैसे प्रिंट करेंगे, इसका क्या लॉजिक है, ये कर सकता है कोई? ये इसका लॉजिक समझाना होगा, ये हम आगे बढ़े। एक काम करो, ये टास्क हम दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ए नंबर, अपने से करना है। इसमें मॉडुलस एंड डिवाइड ऑपरेटर काम में आएंगे, दो ऑपरेटर इसी तरह से अपने से करना है। क्लियर? सर रिवर्स मतलब उसका पोजीशन ना 45 को 54 करना है। हाँ, जैसे 1 2 3 4 है तो 4 3 2 1, 45 है तो 5 2। ठीक है सर। हाँ, तो ये अपने से लॉजिक लगा। So mic off है। ओके, माइक वॉज ऑफ। ठीक है, अब ये भी होमवर्क है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, 0 1 1, उसके बाद 1 प्लस 2, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी करके आगे चलते जाएंगे। तो इसको भी अपना हिसाब से इसको कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से लूपिंग, मेरे ख्याल से लूप जो है सभी को क्लियर हो गया। ओनली मैटर इज लॉजिक। तो लॉजिक तो अब तो इसका कोई अंत नहीं है, लॉजिक तो जितना प्रोग्राम है उतना लॉजिक होते रहेगा। ठीक है ना, लॉजिक का कोई अंत नहीं, जितना लॉजिक आते रहे करते रहे, प्रोग्राम करते रहे, इसको करते जाइए। अगर बीच में कोई डिस्कशन करना तो फिर हम लोग करेंगे, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। तो तो अभी हम लोग इसको ये करते हैं, दूसरा टॉपिक चालू करते हैं आज। दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टोरेज क्लासेस इन सी। है ना, स्टोरेज क्लासेस क्या होता है? तो स्टोरेज क्लासेस क्या होता है, जैसे मान लो कि, एक मिनट में शेयर करता हूं।
स्टोरेज क्लासेस इनसे क्या है? एक्चुअली हमारा कोई भी अगर डेटा है प्रोग्राम में या कंप्यूटर में, तो उसको हम लोग स्टोर किस में करते हैं? वेरिएबल में, है ना? तो मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो मेमोरी के लिए हमें क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए, ठीक है। और हर एक वेरिएबल का एक लोकेशन होता है। वो लोकेशन कौन देता है? जिसको बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस हम लोग प्रिंट करते हैं, हम लोग स्कैन करते हैं एड्रेस ऑफ ए, मतलब एड्रेस वो ए में जाकर के वो वहां से स्कैन करेगा उसको। तो एड्रेस क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? कैसे स्टोर होता है इंटरनल मेमोरी में? ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो इंट ए, इंट ए देखिए, तो मतलब इसका मतलब ये है कि डेटा टाइप हमको पहले डेटा टाइप ये करना, डिसाइड करना कि हम कंप्यूटर में जो भी वेरिएबल, जो भी हम डेटा स्टोर करने जाते हैं उसका टाइप क्या है, ठीक है। उसका टाइप क्या है? तो डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है? या तो नंबर हो सकता है, या करेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, बिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीजर के लिए इंट, है ना। उसके बाद और उससे बड़ा लॉन्ग वगैरह जो होता है वो तो होता है। और उसके बाद रियल नंबर के लिए फ्लोट एंड डबल, है ना, पॉइंट में अगर करना है। और उसके बाद करेक्टर स्ट्रिंग, करेक्टर ऑफ एरे इज स्ट्रिंग, उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे डेटा स्टोर करते हैं। तो सपोज हम लोग इंट ए, इंटीजर हम लोग वेरिएबल एक मेमोरी में बनाए, वो कैसे स्टोर कर, इंटरनल में कैसे काम करता है। तो जैसे ही हम लोग इंट ए करते हैं, उसके बाद कंपाइलर उसको क्या करता है कि मेमोरी में एक वेरिएबल स्टोर करता है। वो समझ जाता है कि इसमें मेरे पास में अब क्या है कि इंटीजर डेटा टाइप आने वाला है। अब हमको इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करके यहाँ पे रखना है। तो उसके लिए क्या करेगा? वो एड्रेस दे देगा, है ना। तो एड्रेस, तो मेमोरी एड्रेस कौन देता है? इसका काम है एड्रेस देना। हम लोग एड्रेस दे सकते हैं, इसको हम लोग पॉइंटर में डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग अपने घर का एड्रेस डिसाइड कर सकते हैं। अब तुम्हारा घर का जो भी एड्रेस होगा उसको कौन डिसाइड किया? म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड किया। तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी कौन है? कंपाइलर, है ना, या गवर्नमेंट, जो भी बोलो। तो एड्रेस हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम आइडेंटिफायर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नाम, अब जैसे मान लो कि मेरे घर का नाम, है ना, मातृ विला, चाहे जो विला, हम लोग उसको अपना घर का नाम हम लोग रख सकते हैं। तो उसी तरह वेरिएबल का नाम, लेकिन घर का जो नंबर होता है वो हम नहीं रख सकते। तो इस तरह जो एड्रेस हुआ, कौन सा एड्रेस में करना, ये हम इसको रेंडमली एलोकेट करता है, कैसे, ठीक है। तो उसका जो टाइप स्पेसिफायर क्या होता है मेमोरी एड्रेस का? परसेंट ली में, जैसे परसेंट डी में रखता है इंटीजर, उसको परसेंट ली में, मतलब ऑलवेज अनसाइन होता है। तो घर का नंबर ऑलवेज अनसाइन होता है। मतलब जैसे मान लो मेरा घर का नंबर है 623, तो -623 तो कभी नहीं होता है। जो भी होगा पॉजिटिव नंबर ही होगा घर का नंबर, कभी भी ना ही रियल में होता है। तो हमेशा वो क्या होगा? अनसाइन होगा। तो हम लोग इसको परसेंटेज डी से भी दिखा सकते हैं, यू से भी दिखा सकते हैं। तो और डिटेल हम लोग जब पॉइंटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो बोलने का मतलब कि डेटा, तो जैसे ही हम लोग जो वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, पहला हुआ डेटा टाइप क्या होना चाहिए वेरिएबल का। अब वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा, है ना, स्टोरेज क्लास क्या होगा, उसको कहाँ पे स्टोर होगा। तो कोई भी हम काम टेम्पोररी करते हैं तो कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में, ये कैच में। हम लोग को पता है, अभी हम लोग जो भी प्रोग्राम किया रन कराए तो कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर उसको स्टोर करके रखेगा। तो कहाँ पे स्टोर करता है उसको? टेम्पोररी रैम में। तो जैसे हम लोग एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम एंड करते हैं तो रैम से फिर निकल जाता है कैच में। एक और होता है सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर में भी रखता है, लेकिन उसको हमको बताना पड़ेगा कि भाई इसको रैम में मत रखिए, आप सीपीयू रजिस्टर में रखिए। तो उससे क्या होगा? थोड़ा सा रैम से और फास्ट हो जाएगा, लेकिन सीपीयू रजिस्टर में ज्यादा जगह नहीं होता है। तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि हमको सीपीयू रजिस्टर कहा है, लेकिन हम रैम में रखें कि इसको इसमें रखें, उसके हिसाब से डिसाइड होता है ना। तो स्टोरेज क्लास। अब डेटा जो होता है, हर एक डेटा जो होता है उसका क्या होता है? स्कोप होता है। स्कोप का मतलब, हाँ, तो उस वेरिएबल का रेंज कितना है, मतलब अपने कौन सा, अपने ब्लॉक में काम करेगा या ब्लॉक से बाहर जाकर के भी उसका रेंज है। अच्छा, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या होता है?
लाइफ टाइम अगर मान लो कि उसका लाइफ एंड हो जाता है तो क्या वेरिएबल किल हो जाएगा? अगर उसका लाइफ मान लो कि ब्लॉक ऑफ कोड तक है तो लाइफ एंड हो गया, किल होगा नहीं होगा, ये होगा लाइफ टाइम, है ना। जैसे हम लोग का लाइफ टाइम क्या है, हम लोग का एक लाइफ टाइम मान लो निर्धारित है 100 साल, तो जो भी हम लोग कह रहे हैं वहां तक, तो वो स्कोप, हमारा स्कोप कितना 100 तक लाइफ टाइम जितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक, ये देख शेयर करते हैं। अब एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखे हैं यहाँ पे, अब इसको हम लोग समझते हैं। इसका स्कोप क्या है, लाइफ टाइम क्या है। अब जैसे ये जो इंड ए है ना, ठीक है, इंड ए, इसका स्कोप कहां तक है, पूरा मेन प्रोग्राम में यहां तक, है ना, ठीक है। अब ये इंट बी है, इसका स्कोप कहां तक है, यहां तक। और इंट सी, इसका स्कोप कहां तक है, इंट सी यहीं तक। मतलब अगर हम यहाँ पे सी को अगर प्रिंट करेंगे तो इसका स्कोप खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अभी हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे वेरिएबल जो स्टोर होता है। इन सी स्टोरेज क्लास डिफाइन द लाइफ टाइम, समझ में आ गया, स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स। दे स्पेसिफाई वेयर ए वेरिएबल इज स्टोर्ड, वेरिएबल कहां पर स्टोर किया जाता है उस हिसाब से जो स्टोरेज क्लास स्पेसिफाई करता है। स्टोरेज क्लास के हिसाब से, जिस टाइप से हम लोग स्टोरेज क्लास डिसाइड किए हैं उस हिसाब से वो डिसाइड होगा कि कहां पर स्टोर होगा। हाउ लॉन्ग इट्स वैल्यू इज रिटेन, कब तक उसका वैल्यू रिटेन करेंगे, एंड हाउ इट कैन बी एक्सेस्ड, और कैसे एक्सेस किया जाता है, which help us to trace the existence of particular variable during the runtime of the program. In C there are 4 primary storage classes. पहला क्या हुआ, auto, static, register and extern. extern को हम लोग ग्लोबल स्टोरेज भी बोलेंगे। तो पहला auto, दिस इज a default storage class for all variables। जैसे हम लोग int a लिखे है ना, int a, तो वो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होता है। हम लोग बाय डिफॉल्ट जो सी में क्या काम करते हैं, ऑटो में काम करते हैं। तो हम लोग अभी तक जो भी करते हैं समझो कि वही अभी हम लोग ऑटो में पढ़ रहे हैं। इनसाइड ए फंक्शन और ए ब्लॉक, ऑटो वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द ब्लॉक फंक्शन। ऑटो वेरिएबल जो है केवल अपने ब्लॉक या फंक्शन तक ही एक्सेस किया जाता है। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड नॉट आउटसाइड दम, जहां पर डिक्लेयर्ड है उसका आउटसाइड ये काम नहीं करेगा। इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आउटसाइड का। पहला स्कोप क्या हुआ, लोकल, अभी हम लोग दिखाए थे यहाँ पे, जो उसका स्कोप लोकल जहां पे डिक्लेयर है, जहां पे इनिशियलाइज किया वहीं पे काम करेंगे।
अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो यहाँ पे इंट ए लिखे, अब यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए 2, तब तो ये ए में 2 ले लिया, लेकिन अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं किए, जब तक हम लोग ए का वैल्यू को असाइन नहीं किए, तब तक ये क्या लेगा, गार्बेज वैल्यू। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो गार्बेज किस कोई भी वैल्यू प्रिंट कर देगा, है ना। तो अब लोग यहाँ पे मान लो इंट ए ले रही है, बी लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक लिखते हैं ए प्लस बी, रन तो कर जाएगा, लेकिन क्या गार्बेज वैल्यू को ऐड करके दे देगा, है ना। अभी मेरे पास में वैल्यू असाइन नहीं हुआ। अब मान लो यहाँ पे वैल्यू अगर असाइन कर देते हैं, बेस्ड ऑन कंपाइलर पे कंपाइलर डिपेंड करता है, किसी किसी कंपाइलर में 0 असाइन कर देता है, लेकिन ऐसे मान के चलो जो हम लोग जो इन जनरल हम लोग गार्बेज वैल्यू स्टोर करता है बाई डिफॉल्ट। अगर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा। अगर मान लो अगर हम नहीं दिए तो गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर। मेमोरी लोकेशन कहाँ पे स्टोर करता है उसको, हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी ऑटो को रैम में, लाइफ टाइम टिल द एंड ऑफ इट्स स्कोप। आप एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे वही हम लोग बोले यहाँ पे ऑटो लिखे या नहीं लिखे, हम लोग जो भी ऑटो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। पहला जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको ऑटो ही है डिफॉल्ट में, इंट ए। तो अभी हम लोग असाइन नहीं किया गार्बेज वैल्यू, इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 2 गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे असाइन कर दिए। अब फंक्शन, तो फंक्शन तो बेसिक तो हम लोग जानते ही होंगे, इसलिए हम लोग जस्ट फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेके देखें। तो पहला फंक्शन का ये बॉडी डिफाइन किया हुआ यहाँ पे। अब मेन से हम लोग मेन में एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शन 1। जब इसको रिटर्न किया तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ जाएगा वो, फिर यहाँ आया। अब यहाँ पे ए का वैल्यू इनिशियलाइज किया 5, और 5 को फिर एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ क्या प्रिंट किया, 6, तो 6 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से फिर प्रिंट करके यहाँ से फिर यहाँ रिटर्न आ गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में फंक्शन, फिर फंक्शन गया, फिर यहाँ पे गया, तो फिर यहाँ पे दोबारा इनिशियलाइज कर दिया 5, है ना, रिटर्न नहीं किया। ए का वैल्यू क्या था, 6 था ना उस समय, रिटर्न नहीं किया। फिर से यहाँ पे उसको नया मेमोरी में एक तो नया उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो फिर से यहाँ 6, फिर उसको लिया तो फिर 666, मैंने वैल्यू मैंने इसमें क्या रिटेन नहीं कर रहा, जहां अपना इसका लूप तक ही हमको यहाँ पे भी तो यहीं तक ही सीमित है, इससे बाहर नहीं है वो। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे ए, यहाँ पे ए तो क्या आएगा, अनडिफाइंड ए, अनडिफाइंड वेरिएबल ए करके एरर आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ए कहाँ पे डिफाइंड है, ए का स्कोप कहाँ तक है, केवल वॉइड फंक्शन तक ही है, मेन फंक्शन में उसका स्कोप नहीं है। उसका लाइफ टाइम कहाँ तक है, ए का लाइफ टाइम यहीं तक है, लाइफ टाइम यहीं तक रहा, स्कोप भी यहीं तक रहा। क्या हो गया, 666। तो एनी कंफ्यूजन ऑन ऑटो स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। अब हम स्टैटिक करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रितेश, प्रीतम, आशी, hearing my voice, Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, ऑटो क्लियर है ना रितेश, हेलो, जी सर। क्लियर है ना ऑटो। अगर हम स्टैटिक देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक में एक स्टोरेज क्लास है जो क्या डिफाइन करता है, यूज टू डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल्स दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्विंग योर वैल्यू, है ना। यहाँ पे क्या था, वैल्यू प्रिजर्व कर रहा था, नहीं कर रहा था ना, हमेशा 5 इनिशियलाइज हो रहा था। लेकिन जब इसको हम स्टैटिक कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्टैटिक, तो क्या करेगा, ये वैल्यू को प्रिजर्व करेगा, मतलब वो 5 को इंक्रीमेंट कर दिया, अगर 6 कर दिया तो फिर 6 से स्टार्ट होगा। तो वही एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका भी स्कोप क्या है, लोकली हुआ, स्कोप में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 रैम में, और इसका टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम लाइफ टाइम, इसका लाइफ टाइम क्या था, टिल द एंड ऑफ द स्कोप, केवल लाइफ टाइम यही था, ठीक है। स्टैटिक का लाइफ
अब स्टैटिक का लाइफ टाइम कहाँ तक आएगा, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, पूरा यहां से लेके यहां तक, है ना। देखो कैसे, तो पहला फंक्शन को रन किए, है ना, कॉल किए, यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक डिफाइंड ऑटो नहीं है, ए का वैल्यू 5 इंक्रीमेंट किया, यहाँ 5 प्रिंट कर दिया। अब फिर सेकंड किया, तो सेकंड किया तो दोबारा इसको अब इसको क्या किया, ये डिसेबल हो गया, स्टैटिक मतलब वो स्टैटिक हो गया। अब हम उसको, अभी मेरा पूरा कंप्यूटर, पूरा लाइफ टाइम मेरा प्रोग्राम के टिल द एंड ऑफ द, टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, अब हम दोबारा इनिशियलाइज नहीं करेंगे इनको, क्योंकि हमने इसको स्टैटिक मान के रखा है, ठीक है। 5 उसको भूलेगा, इस लाइन को इग्नोर करेगा वो, स्टैटिक को मान के रखा तो इस लाइन को वो सपोज कमेंट मार दिया सेकंड टाइम के लिए, तो कितना हो गया, पहले 6 था ना, तो कितना हो गया 7, ठीक है। फिर थर्ड रन किया तो 7 था तो 8 हो गया, कितना हो गया 6 7 8, देखो डिफरेंस समझ में आ गया स्टैटिक एंड ऑटो में। अब देख लेते हैं इसका लाइफ टाइम टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, उसका लाइफ टाइम क्या था, टिल द एंड ऑफ द, स्कोप के अंदर ही था बस। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 6 ही आया, क्योंकि उसका स्कोप यहीं तक था, हर बार उसको इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ, बार बार नहीं। लेकिन इसका स्कोप क्या है कि जब एक बार जब है स्टैटिक, ये एक है स्टैटिक बना दिया तो मेरा स्कोप पूरा हो गया, एंड ऑफ द प्रोग्राम तक मेरा स्कोप रहेगा, है ना। तो अब हम उसको दोबारा ओवरराइट नहीं कर सकते, स्टैटिक का मतलब हम ओवरराइट नहीं कर सकते टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, है ना। अब यहाँ पे उसको मान लो प्रिंट करेंगे तो भी अनडिफाइंड ही आएगा, डिफरेंस भी देख लो यहाँ पे, वो डिफरेंस यहाँ पे, डिफरेंस में मान लो प्रोग्राम एक बना हुआ, जैसे पहला यहाँ पे पहला फंक्शन रन किया, एक है ऑटो और एक है स्टैटिक, ए क्या है ऑटो है, एस वेरिएबल हम लोग सिंपल नाम लिए ए ऑटो एंड एस इज स्टैटिक। तो अब ए को इंक्रीमेंट फर्स्ट टाइम में तो एक इंक्रीमेंट कर दिया, ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। हम थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहे, ठीक है ना, ठीक है सर। ठीक है। फास्ट अगर जा रहे तो बोलना, फिर हम इसको थोड़ा स्लो करेंगे। यहाँ कितना हो गया 6 फर्स्ट टाइम के लिए, इसके लिए वैल्यू दोनों 6 हो गया, तो कितना किया 6 पहला 6 किया। अब देखो, है ना, अब यहाँ पे अब दूसरा किया तो एक और दूसरा, एक तो क्या था, अब एक का वैल्यू फिर से इनिशियलाइज कर लिया 5, लेकिन अब इसको कमेंट कर लिया, यहाँ कितना हो गया एक वैल्यू, पहले 6 था, क्या बोलता है 5 था तो 6 ही रहेगा, क्योंकि इनिशियलाइज फिर से वो एक 5 कर लिया। अब ये पहले 6 था तो 7 हो गया, 6 7 इस तरह 6, देखो एक वैल्यू 6 ही है, क्योंकि एक क्या है यहाँ पे ऑटो है जो कि डिफॉल्ट रहता है। अब इसको स्टैटिक कर दिया तो ये बढ़ते गया पूरा थ्रू आउट द प्रोग्राम तक। अब इसको एक बार और हम चलाएंगे, मान लो एक बार और, क्या आ जाएगा 6 7 8 9, फिर एक बार और करेंगे 6 7 8 9 10। आई थिंक स्टैटिक एंड ये क्लियर हो गया ना। Yes, sir. यस सर। अब रजिस्टर स्टोरेज क्लास भी सेम है, ऑटो की तरह है, केवल डिफरेंस उसका इतना है, सेम चीज है, केवल डिफरेंस इतना है कि इसको हम लोग मेमोरी का जगह जो सीपीयू रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, एक्सेशन फास्ट हो जाता है। कभी कोई ऐसा प्रोग्राम में जरूरत पड़ता है जिससे कि हमको उसका एक्सेशन और उसका हमको स्पीड हमको फास्ट रखना, तो इसका जरूरत पड़ता है, ऐसे इसका सेम है, मतलब इसका प्रॉपर्टी सेम है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए आगे इसको डिस्कस नहीं करते, इसका भी लोकल है, गार्बेज है, बस डिफरेंस यहाँ पे है, टिल द एंड ऑफ द स्कोप है ना। रजिस्टर एंड ऑटो इज सेम, वेयर इज डिफरेंस बताओ। In memory allocation. In memory location. कहाँ पर मेमोरी एलोकेट करता है, CPU maybe. रजिस्टर में, है ना। CPU register में. रजिस्टर में स्पेस नहीं मिलने से क्या होता है कि रैम में भी कर देता है,
अगर वहां पे स्पेस नहीं रहा मान लो, तो फिर लास्ट में फिर रैम में करेगा। करना तो है, प्रोग्राम तो रन तो करेगा ही, लेकिन पहले उसको क्या करेगा, उसको प्रायोरिटाइज में क्या करेगा, सीपीयू रजिस्टर में। अब एक्सटर्न, एक्सटर्न का मतलब हुआ ग्लोबल। ग्लोबल तो समझ लिया है ना, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, लोकल का जमाना नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, मतलब ऑल। ग्लोबल का मतलब ऑल। अब यहाँ पे extern means global storage classes simply tells us that the variable is defined elsewhere and not within the same block where it is used. अगर अगर सेम ब्लॉक में नहीं दिया, उसको elsewhere कहीं पे भी अगर किया है, तो उसको वैल्यू रिटेन करेगा। बेसिकली द वैल्यू इज असाइंड टू इट इन ए डिफरेंट ब्लॉक, है ना, एंड कैन बी ओवर रिटर्न चेंज इन डिफरेंट ब्लॉक। अगर डिफरेंट ब्लॉक में अगर वैल्यू को असाइन किया है, तो दूसरा ब्लॉक में भी उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। Also, a normal global variable can be made external as well as by placing external keyword before its declaration, definition और name, है ना। external keyword से भी वो कर सकते हैं, लेकिन by default अगर हम उसको कर दें तो यहाँ पे वो होगा। जैसे जैसे देखो सिंपल, यहाँ पे इसको हम लोग यहीं पे जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जहाँ लिखते हैं वहीं पे ही उसको हम लोग डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या है, यहाँ कर दिया, तो यहाँ जितना भी इसका स्कोप है ये पूरा सब में चला गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे देखो, इस फंक्शन में कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया, ना यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज किए एक, ना यहाँ किए, उसको हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर, ग्लोबली इनिशियलाइज किए। अब यहाँ किया a इक्वल टू 5, तो क्या करें, आई मीन फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, 5 कर दिया यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे आया, अब देखो उस समय क्या था, यहाँ पे ए क्या था, यहाँ पे जो ए जो प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे, तो अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं, यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे भी एक वैल्यू प्रिंट कर दिया, यहाँ पे भी एक वैल्यू प्रिंट कर दिया, यहाँ पे भी एक वैल्यू प्रिंट कर दिया। हम अभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया, यहाँ पे भी प्रिंट कर दिया, दोनों जगह। अगर यहाँ पे है तो उसके हिसाब से नहीं, इसका क्या आएगा, पहला आएगा आई एम इन, पहला फर्स्ट आएगा, इसका आउटपुट आएगा आई एम इन फंक्शन डिफिनेशन, उसके बाद 5, फिर सेकंड करेगा इसको और इसको 5, दोनों का सेम। तो आई थिंक तो सबको क्लियर है ये चारों चीज। ये स्टोरेज क्लास इज क्लियर, एग्जाम्पल इज क्लियर, हम इसका नोट्स भेज देंगे, रन करा के देख लेना, है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब एक मिनट होगा, इसको हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टोरेज क्लास ऑटो, अब इसको बताओ, इसका एक एक करके बता दीजिए, हम जैसे इससे पूछेंगे, ठीक है। इसका मेमोरी लोकेशन कहाँ पे, स्टोरेज कहाँ पे होता है, इसका कहाँ पे मेमोरी मिलता है इसको, RAM, RAM, ठीक है। देखते हैं सही है कि गलत है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू कौन बताएगा, रितेश, डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो मतलब हम लोग जो इंटीजर वगैरह जो लिखते हैं ना, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, local, God, है ना।
हाँ स्कोप, गार्बेज होगा सर डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ गार्बेज हुआ। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, हाँ फाइल में इनिशियलाइज नहीं किया मान लो उसमें कुछ भी, हाँ हाँ सर समझ गया समझ गया। समझ गए ना। हाँ। स्कोप क्या हुआ, इसका स्कोप क्या हुआ, जो हम लोग कोई भी हम लोग जो करते हैं, जो भी हम लोग काम ये करते हैं, डिफाइन फंक्शन ब्रैकेट्स के अंदर तक ही रख सकते हैं। इन का ब्लॉक उसको बोल सकते हैं, हाँ ब्लॉक के अंदर रहेगा, हाँ विद इन द ब्लॉक। विदिन द ब्लॉक। लाइफ टाइम, till the end of the एग्जीक्यूशन code. तक हाँ लाइफ टाइम क्या हुआ इसका, ब्लॉक तक ही रहेगा, एग्जिट करने हाँ पर इन द ब्लॉक इज एक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। टिल द स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव, समझ में आ गया ना। चलो अब दूसरा, स्टैटिक। चलो ये पूरा अभी एक एक करके करना है, ठीक है। इसको करेगा रितेश पूरा, इस लाइन को। चलो बताओ क्या हुआ, मेमोरी स्टैटिक का कहां पे मेमोरी देता है इसको, स्टोरेज क्लास कहां पे स्टोर करता है इसको, चलो प्रीतम बोलो। तो रैम में ही डिलीवर करेगा। प्रीतम ठीक है। अब इसका ये क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू वो हम लोग डिक्लेयर करके देंगे। इसका डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज, यही गार्बेज होगा। सॉरी इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अगर स्टैटिक कर दिए तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगा इसका। स्टैटिक का 0 सर। हाँ स्टैटिक का डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका स्कोप क्या हुआ बोलो, स्टैटिक का End of the program. ये भी फंक्शन पे ही मतलब ब्लॉक पे ही विदिन द ब्लॉक, विद इन द ब्लॉक। उसका लाइफ टाइम चेंज हो जाएगा, ये पूरा एंटायर प्रोग्राम पर आएगा। टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। ये यहाँ पे डिफरेंस है दोनों, स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव और ये क्या है, टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम तक में उसका लाइफ टाइम रहेगा, रहता है ना। ठीक से वहां पे इनिशियलाइज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे विदिन द ब्लॉक तक, यहाँ पे लाइफ टाइम क्या हुआ, ब्लॉक तक ही खत्म हो गया, फिर दोबारा हम लोग गया तो फिर से इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन वहां पे तो उसका टर्मिनेशन नहीं हुआ, स्टैटिक का टर्मिनेशन तो नहीं हुआ, फिर से वो 6 7 8 प्रिंट कर दिया। रजिस्टर, रजिस्टर का मेमोरी लोकेशन क्या होगा, सीपीयू पे, और अगर वहां नहीं मिला तो फिर रैम पे रजिस्टर पे। और इसका ये क्या हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू ये भी गार्बेज रहेगा 0, ठीक है। 0 पे। तो रजिस्टर का हम क्या बोले थे, सेम टाइप का होगा, जैसा ऑटो है वैसे ही होगा। डिफरेंस कहाँ पे आया, एक सीपीयू रजिस्टर और गार्बेज इसका 0 आता है, इसका ये आता है ना। अगर कभी कभी माइनर अगर इंटरव्यू में पूछ दिया दोनों का, अगर इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ, रजिस्टर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ, तो इसका 0 उसका गार्बेज। अब आया एक्सटर्न, एक्सटर्न का क्या हुआ, रैम, ठीक है। अब इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हुआ, 0 ही अब इसका स्कोप, इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है तो प्रोग्राम में सब एक्सेस कर सकते हैं।
ग्लोबल हो गया। एनीवेयर इन प्रोग्राम, इसका स्कोप तो प्रोग्राम में कहीं पे भी हो गया ना। आज ग्लोबल का कहीं पे सब हाँ, अब जगह कब तक रहेगा ये एक्टिव? एक्टिव जब कब तक तक रहेगा? एंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। क्लियर है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है ना? तो अब हम लोग को जैसे जैसे आवश्यकता मिले ऑटो में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। स्टैटिक कभी ऐसा जरूरत पड़ा, मान लो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट कभी आ गया, ग्लोबल भी रिक्वायरमेंट कभी कभी आता है, रजिस्टर का तो हम लोग को नहीं आएगा वैसा कुछ, लेकिन फिर भी जान के रखना है। तो आज हम लोग यहां तक देखें, है ना? तो आज हम लोग अभी खत्म कर लिए क्या, लूपिंग खत्म कर लिए, हाँ, उसके बाद स्टोरेज क्लास खत्म कर लिए। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे हम लोग एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, पॉइंटर, उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर का आगे फिर वो सब स्टार्ट करने लगेंगे, है ना? ठीक है? यस सर।